माधव नाम का एक गरीब मछुआरा बीच बाजार में अपनी मछलियां बेच रहा होता है, पर उसकी किस्मत उस दिन इतनी खराब होती है कि वो सुबह से शाम हो जाती है, पर उसकी एक भी मछलियां नहीं बिकती। अरे क्या बात है माधव, आज तेरी एक भी मछलियां नहीं बिकी। मैं तो तुझसे कितनी देर बाद आया, पर फिर भी ये देख, मेरी तो सारी की सारी मछलियां बिक गई। हाँ, पता नहीं मित्र क्या हो रहा है, पर कुछ दिनों से मेरी मछलियां बिक ही नहीं रही, जबकि मैं तो बिल्कुल ताजी मछलियां लेकर आता हूँ। लगता है तेरी किस्मत में राहु का काल चल रहा है। खैर जो भी हो, मुझे क्या, मैं तो अब चलता हूँ और तू भी अब घर चला जा। अब तो शाम हो चुकी है, अब बिकने से रही तेरी ये मछलियाँ। हाँ, ऐसा कहते ही वो मछुआरा वहां से चला जाता है, लेकिन माधव थोड़ी देर और वहीं रहता है, पर फिर भी उसकी एक भी मछलियां नहीं बिकती है। हे भगवान, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैं सुबह से मछलियां लेकर बैठा हूँ, पर एक भी मछलियां नहीं बिकी। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे अब घर चलना चाहिए। मेरी पत्नी लक्ष्मी और मेरी बेटी कल्याणी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ। जिसके बाद वो निराश होकर माधव अपने घर चला जाता है। ये क्या जी, आज आने में आपने बड़ी देर लगा दी। अब मैं क्या बताऊं लक्ष्मी, कुछ दिनों से मेरी मछलियां बहुत कम बिक रही है, और आज तो हद ही हो गई। आज तो मेरी एक भी मछलियां नहीं बिकी। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बाबा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि खराब समय तो सबके जीवन में कभी ना कभी तो आता ही है, पर वो समय हमेशा नहीं रहता। इसलिए आप देखना, आज भले ही आपकी एक भी मछलियां नहीं बिकी हो, पर एक दिन आपकी सारी मछलियां बिकने लगेंगी। तुम सही कह रही हो पुत्री, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है और माधव भोर में ही उठ जाता है मछलियां पकड़ने के लिए। अच्छा सुनती हो लक्ष्मी, अब मैं चलता हूँ मछलियां पकड़ने, ठीक है? जी ठीक है जी। क्या बात है माँ, आज बाबा इतनी जल्दी उठ गए और मछलियां पकड़ने भी चले गए। अब वो तो रोज ही जल्दी उठने वाले हैं, ताकि जितना हो सके उतनी मछलियां बेच सके, क्योंकि उन्हें धन की अभी बहुत ही आवश्यकता है। धन की आवश्यकता? पर क्यों माँ, सब ठीक तो है? नहीं कल्याणी, कुछ भी ठीक नहीं है। तेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है, और ऐसे वक्त पर ही तेरे बाबा की मछलियां भी नहीं बिक रही हैं। वो नहीं चाहते कि तेरी शादी छोटे और गरीब घर में हो, इसलिए वो जितना हो सके उतनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अरे वाह, आज तो बहुत सारे और अच्छी मछलियां हाथ लगी है। आज तो सारी की सारी मछलियां बिकी जानी चाहिए। हाँ। माधव बहुत ही उम्मीद से उन मछलियों को लेकर बाजार चला जाता है और मछलियां बेचने लगता है, पर बहुत देर हो जाती है और उसकी थोड़ी सी मछलियां ही बिकती है। अरे ये क्या माधव, आज भी तेरी मछलियां नहीं बिक रही है। मेरी तो लगभग सारी मछलियां बिक चुकी है। लगता है आज भी तुझसे पहले ही सारी मछलियां बेचकर घर चला जाऊंगा। हाँ, माधव को उस मछुआरे की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। बहुत देर हो जाने के बाद वो मछुआरा वहां से चला जाता है। ये क्या, ये तो आधी मछलियां भी नहीं बिकी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, पर मुझे मछलियां पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। उसके कुछ देर बाद माधव अपनी मछलियों को लेकर घर जाने लग जाता है, और तभी रास्ते में ही उसका एक मित्र रमेश मिलता है। अरे ये क्या मित्र, ये मछलियां लेकर कहाँ जा रहे हो? और तुम आज इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी मछलियां पता नहीं बिक नहीं रही है। आज भी मैं कुछ ज्यादा मछलियां नहीं बेच पाया, आधी भी नहीं बेच पाया। अरे कोई बात नहीं मित्र, धंधे में तो ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें ज्यादा परेशान मत हो। बात
सिर्फ इतनी नहीं है मित्र, मेरी पुत्री कल्याणी अब उसकी आयु विवाह के योग्य हो चुकी है और मेरे पास ना ज्यादा पैसे हैं और ना ही मेरी कोई जमीन है जिसे बेचकर मैं इतने धन ला सकूं जिससे मेरी पुत्री की शादी हो जाए और एक अच्छे और बड़े घर में हो। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे पास अगर जमीन होती तो तुम उसे गिरवी रख पाते या उसे बेचकर धन से अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से बड़े घर में कर सकते थे, पर ना तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और ना ही तुम्हारे पास कोई जमीन है। ऊपर से अभी तो तुम्हारा धंधा भी सही नहीं चल रहा, मछली भी नहीं बिक रही, इसलिए तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी पुत्री का विवाह हो तो एक बड़े और अच्छे घर में ना हो तो मेरे पास एक सुझाव है। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम वो कर सकते हो। हाँ, कौन सा सुझाव मित्र? देखो, मुझे पता है कि ये गलत होगा, लेकिन सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह एक बड़े और अच्छे घर में बिना दहेज के कर सकते हो। हमें किसी को मूर्ख बनाकर उसे धोखे से तुम्हारी पुत्री का विवाह करवाना होगा। हाँ। क्या कहा? धोखे से? नहीं नहीं रमेश, ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? देखो माधव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये सलाह दी। मैं इसमें तुम्हारी भी मदद करूँगा। तुम इस बारे में एक बार अच्छे से सोचना, फिर मुझसे मिलना, ठीक है? ऐसा कहते ही रमेश वहाँ से चला जाता है और माधव पूरे रास्ते ये सोचते सोचते घर जाता है और इस बारे में अपनी पत्नी और पुत्री को बताता है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। किसी से धोखे से उसे मूर्ख बनाकर विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। मैं किसी गरीब से शादी कर लूंगी, पर ऐसे धोखे से किसी से विवाह मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि यह गलत है, पर पुत्री, हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। हम कितने गरीब हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरी शादी किसी गरीब घर में हो। तू भी तो बचपन से गरीबी देखती आई है और फिर विवाह करने के बाद भी अगर तुझे गरीबी ही देखनी पड़ी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और अपने आप को हमेशा ही कोसता रहूंगा कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। हाँ पुत्री कल्याणी, तेरे बाबा बिल्कुल उचित कह रहे हैं। किसी को मूर्ख बनाकर विवाह करना गलत है, पर हमारे पास और भी कोई चारा भी तो नहीं है। वो तीनों आपस में बात कर लेते हैं। वो तीनों ही ये निर्णय लेते हैं कि वो माधव के मित्र के बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे। जिसके बाद अगली सुबह होते ही माधव अपने मित्र रमेश के पास चला जाता है। अरे वाह मित्र, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। हाँ, माननी ही पड़ी, अब क्या कर सकते हैं। पर एक बात बताओ मित्र कि हम किसे मूर्ख बनाएंगे और कौन है जिससे मेरी पुत्री का विवाह होगा? अरे और कौन, हमारे गांव का जमींदार खैरात सिंह। वो सभी को लूटता है और मूर्ख भी बनाता है। अगर हम उसे मूर्ख बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत करेंगे, इसलिए हम उसके बेटे जिसका नाम शुभम है उसके साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह कर देंगे। और मेरे पास एक बहुत बड़ी योजना और अच्छी योजना है। हाँ। इसके बाद रमेश माधव को अपनी सारी योजना बताता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे पुत्र, जल्दी चलो, कहीं विलम्ब ना हो जाए भाई। हाँ पिताजी, जल्दी चलिए। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जिसका नाम चंदा है, उसके पिता से आज हम विवाह के लिए बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बेचैन भी हूँ पिताजी। अरे पुत्र शुभम, बेचैन होने की क्या बात है? ये कोई शर्माने की बात नहीं। अरे हम तो लड़के वाले हैं, शर्माना तो लड़की वालों को चाहिए, समझे? अब चलो चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ जी पिताजी। जिसके बाद जमींदार और शुभम दोनों ही शादी की बात करने के लिए चंदा के घर जाने लगते हैं। और कुछ ही देर चलने के बाद रास्ते में एक साधु बैठा हुआ होता है। साधु जमींदार को देखकर कहता है, रुक जाओ बस और मेरी बात सुनो। हम आपकी बात बाद में सुनेंगे साधु महाराज,
फिलहाल तो हम मेरी प्रेमिका चंदा के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं और हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। हम आते वक्त आपकी बात जरूर सुनेंगे। क्या? कहाँ विवाह के प्रस्ताव के लिए जा रहे हो? अरे तुम्हें पता भी नहीं कि तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? अपने इतने सुंदर भाग्य को ऐसे ही ठुकरा रहे हो? कौन सा भाग्य साधु महाराज जी? एक ऐसा भाग्य जिससे तुम दोनों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। सुबह में आगे चलकर तुम्हारा एक पुत्र होगा और उस पुत्र के नसीब में राजयोग लिखा है। वो आने वाले समय में इस राज्य का महाराज बनेगा। क्या क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज जी? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन राजयोग वाला बच्चा भी तभी जन्म लेगा जब तुम उस स्त्री से विवाह करोगे जिसके साथ नीति ने तुम्हारा नसीब लिखा है, ना कि उसके साथ जिससे तुम प्रेम करते हो। क्षमा कीजिए साधु महाराज, पर मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं इन सब बातों के चक्कर में अपने प्रेम को नहीं ठुकरा सकता। अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। मुझे पता था तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। जब तुम दोनों इस रास्ते से आगे जाओगे तो तुम्हें रास्ते में एक सोने का हार मिलेगा, लेकिन वो हार नकली होगा क्योंकि तुम्हारा नसीब अभी तक खुला नहीं है। हाँ। साधु के ऐसा कहने के बाद वो दोनों चले जाते हैं और उस साधु पर ध्यान नहीं देते हैं। ये क्या पुत्र, तुम्हें एक साधु की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। हमें एक बार उस साधु की अच्छे से बात सुन लेनी चाहिए थी। वो हमारे फायदे की ही तो बात बता रहा था। अरे पिताजी, आप भी किन साधुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं? ये लोग एक ठग होते हैं, इनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शुभम को उस साधु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सच में रास्ते में साधु के बताए अनुसार एक हार दिखाई मिलता है, जिसे वो उठाते हैं तो देखते हैं वो हार बिल्कुल नकली होता है। ये क्या? यहाँ पर तो सच में हमें एक नकली हार मिला। मुझे तो पहले ही लग गया था कि वो साधु जरूर कोई आम साधु नहीं है। अब तो ये साबित भी हो गया। चलो बेटा। उसके बाद वो दोनों ही जल्दी से उस साधु के पास वापस जाते हैं। साधु महाराज, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऋषिवर, हमें सच में एक हार मिला और जब हमने देखा तो वो नकली हार था। हमें आप पर पूरा भरोसा हो गया है। मुझे तो पहले से ही आप पर भरोसा था। वो तो मेरे बेटे को आप पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिरकार तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा हो ही गया। तो बताओ, क्या तुम अपने किस्मत को बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहता हूँ। जी ऋषिवर, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। तो ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे पुत्र का विवाह एक लड़की से होगा जिससे उत्पन्न होने वाला पुत्र के नसीब में राजयोग होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम राजाओं जैसा जीवन जियो तो तुम्हें उस स्त्री से विवाह करना पड़ेगा जो राजयोग वाले बच्चे को जन्म देगी। हाँ। नहीं पिताजी, मैं चंदा से प्रेम करता हूँ, तो भला मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये स्वीकार नहीं है पिताजी। अरे पुत्र, ये प्रेम शब्द बस एक दिखावा है। इन सब चीजों में जो भी व्यक्ति पड़ता है वो हमेशा बर्बाद ही होता है। और जरा ये भी तो सोच, अगर तेरा पुत्र राजा बन गया तो तेरा कितना नाम होगा। तेरा पुत्र और तू, मैं, हम सब राजाओं जैसा ऐशो आराम से जिंदगी जी पाएंगे। हाँ पिताजी। हाँ परवर कुछ नहीं। ऋषिवर, आप बस बताइए कि मेरे पुत्र को किससे शादी करनी है, मैं उसी से इसका विवाह करवाऊंगा। हाँ तो ठीक है, तुम्हें इस जंगल में थोड़ा आगे जाते ही एक छोटी सी कुटिया दिखाई मिलेगी। उस कुटिया के अंदर एक मछुआरा का परिवार रहता है।
तुम्हें उसी मछुआरे की पुत्री से अपने बेटे का विवाह कराना होगा। जी ठीक है, तो मैं अभी चला जाता हूँ और सीधे उनसे रिश्ते की बात कर लेता हूँ। आपका शुक्रिया ऋषिवर। उसके बाद वो दोनों ही साधु के कहे अनुसार जंगल के थोड़ा अंदर जाते हैं और जाते ही उन्हें सच में एक कुटिया दिखाई मिलती है। वो दोनों उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। अरे आप दोनों कौन है महाशय, और आप दोनों को क्या चाहिए? मैं जमींदार हूँ, इस राज्य में मेरी काफी इज्जत है और तुम्हें तो पता ही है कि एक जमींदार के पास कितना धन और जमीन होता है। हाँ हाँ, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें आपकी पुत्री बहुत पसंद है और हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं, तो आपको हमारे बारे में पता तो होना चाहिए ना, कि नहीं है? क्या कहा? आप मेरी पुत्री के रिश्ते के लिए आए हैं? पर आप तो इतने बड़े जमींदार हैं, आपको तो कोई भी अच्छा घर मिल सकता है, फिर आप मुझ जैसे गरीब के घर रिश्ता जोड़ना चाहा? मैं कुछ समझा नहीं। मिलने को तो बहुत मिले हैं, पर आपकी पुत्री उन सबसे अलग है। आपकी पुत्री में मुझे एक गुण दिखाई मिलते हैं जो दूसरे लड़कियों में बिल्कुल नहीं होती। सच कहूँ तो मुझे तो गरीब लड़कियां ही पसंद है, क्योंकि वो अपने पति का बहुत सम्मान करती है और घर के सारे काम भी उन्हें अच्छे से आते हैं और बहुत ही संस्कारी भी होती है। बस इसलिए मुझे खुशी है कि आपके विचार इतने उच्च हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको कुछ दहेज दे सकूं। अरे अरे, आप दहेज की चिंता क्यों करते हैं? मैंने आपसे दहेज मांगा क्या? मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ रिश्ते जोड़ने आया हूँ, ना कि व्यापार करने। ए जी, इनके विचार तो सच में कितने उच्च हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इससे अच्छा रिश्ता मिल सकता है। ये इतने बड़े जमींदार हैं, इनके पास इतने सारे धन हैं, जमीन है, और ये कितने अच्छे भी हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तुम बिल्कुल उचित कह रही हो लक्ष्मी। जमींदार जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो ठीक है, हम जल्द से जल्द इन दोनों का विवाह करा देते हैं। मैं कल ही पंडित जी को लेकर आता हूँ। हाँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। महादेव और लक्ष्मी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं, पर कल्याणी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे ये धोखा देना सही नहीं लग रहा होता। लेकिन अपने माता पिता के कारण वो चुप रहती है और उन दोनों का विवाह बहुत जल्द हो जाता है, जिसके कुछ महीने बाद कल्याणी गर्भवती हो जाती है। तुम्हें पता है कल्याणी, तुम्हारी शादी मेरे पिता ने जबरदस्ती कराई थी। मैं तो चंदा से प्रेम करता था, पर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के किस्मत में राजयोग है, जिस वजह से मेरे पिताजी ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवा दी। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी शादी भी हुई तो एक अच्छे स्त्री से। अगर चंदा से पहले तुम मिली होती तो शायद मुझे तुमसे ही प्रेम हो जाता। लेकिन क्या आपको सच में किसी साधु की भविष्यवाणी पर विश्वास है? विश्वास तो नहीं है, पर उसने ऐसी भविष्यवाणी की है जो सच हो गई, जिस वजह से विश्वास करना ही पड़ा। पर अगर मेरा पुत्र राजकुमार नहीं बना, उसकी किस्मत में राजयोग नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे वैसे भी इन सब चीजों का विश्वास नहीं है। अगर मेरा पुत्र राजकुमार ना बना तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे साधु बहुत हैं जिनकी कुछ बातें सच हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी हर एक बात सच हो। शुभम की बात सुनकर कल्याणी को राहत मिलती है और फिर 9 महीने देखते ही देखते बीत जाते हैं और कल्याणी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। साधु के कहे अनुसार हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। देखना शुभम, ये बड़ा होकर महाराज जरूर बनेगा। वो सब तो बात की बात है। फिलहाल कल्याणी के माता पिता को ये खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, देखना वो ये सब खबर सुनकर बेहद खुश हो जाएंगे। हाँ।
इसके बाद शुभम वहां से चला जाता है और माधव के घर पहुंचता है, जहां पर माधव अपने मित्र रमेश के साथ बातें कर रहा होता है, जो शुभम दरवाजे पर खड़ा सुन रहा होता है। देखा मित्र, मैंने कहा था ना कि अगर मेरी योजना मानोगे तो तुम्हारी पुत्री की शादी एक बड़े घर में होगी, और देखो भी, हो भी गई। अभी तो तुम्हारी पुत्री कितनी खुश है और कितने बड़े घर में वो रानियों की तरह रह रही है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कल्याणी का पुत्र हुआ और वो राजकुमार नहीं बना, या फिर कल्याणी को पुत्री की प्राप्ति हो गई, तो पुत्र नहीं तो क्या होगा? और तुम चिंता मत करो, फिर कुछ नहीं होगा। वो लोग ये समझेंगे कि साधु ढोंगी था, क्योंकि साधु तो मैं ही था ना। ये तो सच हो ही नहीं सकता, और उन्हें एक दिन ये सच जरूर पता चलेगा कि जिसने भी ये भविष्यवाणी की वो झूठा था। लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, और वो इस वजह से तुम्हारी पुत्री को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो। अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। तुम दोनों को पता भी है तुम दोनों की वजह से क्या हो गया है। मैं जिस लड़की से प्रेम करता था, मैंने उससे विवाह नहीं किया। तुम दोनों की वजह से मुझे दूसरी लड़की से विवाह करना पड़ा। अरे अरे दामाद जी, आप यहाँ कब आए? खबरदार अगर आपने मुझे दामाद कहने की कोशिश भी की, क्योंकि अब मुझे सच्चाई का पता लग गया है, और इसलिए मैं अभी के अभी आपकी बेटी से ये रिश्ता तोड़ता हूँ, क्योंकि आप जैसे गिरे हुए लोगों से मुझे किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना। ऐसा मत कहिए दामाद जी, आप मेरी वजह से मेरी पुत्री से नाता मत तोड़िए, वरना उसका क्या होगा। आप मुझे जो सजा देना चाहोगे दे सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। माधव के ऐसे कहने पर भी शुभम उसका कोई जवाब नहीं देता है, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, और घर जाते ही वो कल्याणी को घर से बाहर निकाल देता है। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम बहू को घर से क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं पिताजी, मेरा आज दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता भी है, उस दिन हमें जो साधु मिला था वो कल्याणी के पिता के मित्र थे। इन तीनों ने मिलकर हमें मूर्ख बनाया और कल्याणी से विवाह कराया। मैंने तो पहले से ही कहा था कि ये साधु ढोंगी होते हैं, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे मजबूरन इससे विवाह करा दिया। अरे ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? इतना बड़ा धोखा मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, पूरी तरह से उन्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ। नहीं पिताजी, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कल्याणी से रिश्ता अब तोड़ दिया है, यही उनके लिए सही दंड होगा, और मेरा पुत्र मेरे पास ही रहेगा ना। कि उनके पास मुझे नहीं लगता इससे अच्छा सजा इन्हें मिल सकती है। पर मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, निकल जाओ। मुझे तुम जैसे गिरे हुए लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं। और कल्याणी रोते हुए अपने पिता के पास अपने घर चली जाती है। मैंने कहा था बाबा कि हमें किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने उनके साथ धोखा किया, और आज उन्हें ये बात पता चल गई, जिस वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और अब मैं अपने पुत्र से भी नहीं मिल सकती। यह आपने क्या कर दिया बाबा? मुझे माफ कर देना पुत्री, मेरी वजह से तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हो सके तो अपने इस बाबा को माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। इसके बाद समय बीतता गया, और दूसरी तरफ शुभम का पुत्र अब बड़ा हो चुका होता है। पिताजी पिताजी, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है पुत्र? अनुज, क्या है बताना? और तुम्हारे साथ ये कौन है?
इसका नाम काजल है। पिताजी, मैं इससे बेहद प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इससे आपसे मिलवाने लाया हूँ। अरे वाह पुत्र, तुमने तो कितनी सुंदर लड़की पसंद की है। अगर तुम इससे प्रेम करते हो तो तुम्हारा विवाह इसी से होगा। हाँ। लगता है आप पिछली गलती से अब सुधर चुके हैं पिताजी। कौन सी गलती पिताजी? दादाजी ने ऐसी कौन सी गलती की थी पिछली बार? की थी एक गलती, लेकिन अभी वो ये सब याद करने का समय नहीं। अभी तो तुम्हारे विवाह करवाने का समय है पुत्र। आप दोनों मेरे विवाह से कितने खुश हैं। काश मेरी माँ भी जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मैंने अपनी माँ को बचपन से ही खो दिया था। अरे कोई बात नहीं अनुज, अब नसीब में जो लिखा है उसे कौन बदल सकता है। अब उदास मत हो, क्योंकि अभी तो खुश होने का वक्त है। हाँ। अगर आप दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो क्या मैं अपनी दादाजी को अपने साथ लेकर आ सकती हूँ? पर दादाजी ही क्यों? पिताजी, माताजी, सभी को ले आओ। माफ कीजिएगा, पर दादाजी के अलावा मेरा और इस दुनिया में कोई नहीं है। माफ करना, मुझे पता नहीं था। तो ठीक है, तुम कल अपने दादाजी को साथ लेकर आ जाना। हम कल ही रिश्ते की बात कर लेंगे। इसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है और काजल ये बात जाकर अपने दादाजी को बताती है और फिर पूरा दिन बीत जाता है और अगले ही दिन सुबह ही सुबह काजल और उसके दादाजी दोनों ही जमींदार के घर आ जाते हैं। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी धन्यवाद। हमें बेहद खुशी हुई कि हमारी पोती ने एक अच्छा उच्च वर ढूंढा है और आप दोनों भी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। चलिए चलकर रिश्ते की बात कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी रिश्ते की बात करने लग जाते हैं और आपस में रिश्ता तय भी कर लेते हैं। तो ठीक है, रिश्ते की सारी बात तो हो गई और ये रिश्ता भी पक्का हो गया, लेकिन शादी करने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कुछ ज्यादा नहीं, बस हमारे यहाँ एक रिवाज होता है। हम जिससे भी विवाह करवाते हैं उनसे पहले एक कागज में हस्ताक्षर कर लेते हैं। वो हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण होता है कि इस सदी के बाद उन दोनों के बीच कभी भी तलाक नहीं होगा, और इस बात का भी प्रमाण वो यहाँ एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रखी जाएगी। आप दोनों को इससे कोई ऐतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं, अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो हमें मंजूर है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं कागज अपने ही साथ लाया हूँ और वो है शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। लाइए, हम हस्ताक्षर कर देते हैं। अगर आप चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अरे नहीं नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही वो कागज बिना पढ़े ही बिना देखे ही उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या हुआ समधे जी, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसू नहीं तो फिर और क्या करूं। मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों सच में कितने मूर्ख हो। मेरी बात पर ऐसे ही विश्वास कर लिया और बिना पढ़े ही जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर करके ये सारी की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। सारी जायदाद आपके नाम? ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये रिवाज वाला कागज नहीं था, बल्कि जमीन के कागज थे, जिस पर तुम दोनों ने बिना देखे बिना पढ़े ही हस्ताक्षर करके अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब तुम दोनों कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं। पर आपने ऐसा क्यों किया ससुर जी? आप तो यहाँ अपनी पोती का विवाह मुझसे करवाने आए थे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। फिर ये सब क्या है? अरे ये सब तो नाटक था। तुम्हें क्या लगता है कि काजल तुमसे प्यार करती है? अरे नहीं, तुम सब सच में मूर्ख हो। ये तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी ताकि तुम्हारी सारी जायदाद हड़पा जा सके। हाँ। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बदला चाहिए था। तुम्हारे पिता ने जो किया उस चीज का। ये आप क्या बोल रहे हैं?
मैंने भला क्या किया और आप मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पुत्री ने भी आत्महत्या कर लिया। मेरी पुत्री का नाम चंदा था, जिसके साथ तुमने प्यार किया था। एक साधु के बहकावे में आकर तुमने किसी और से विवाह कर लिया और उस साधु ने भी तुम्हें मूर्ख बनाया था, और आज मैंने भी तुम्हें मूर्ख बनाकर अपना बदला ले लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? चंदा ने आत्महत्या कर लिया? अगर ऐसा है तो काजल आपकी पोती नहीं है क्या? काजल मेरी पोती नहीं है, पर मेरी पोती जैसी है। ये मेरे मित्र की पोती है, और जब मैंने ये बात अपने मित्र को बताया तो उसने मेरी मदद करने का सोचा और मुझे ये योजना बताया जिसमें काजल ने मेरी मदद की। और मेरी पुत्री तुमसे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन तुमने जो उसे धोखा दिया जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर लिया। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारी की सारी गलती मेरी है। मुझे उस साधु के बहकावे में आना ही नहीं चाहिए था। हालांकि मैं इस रिश्ते के खिलाफ था, पर मेरे पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती उस गरीब लड़की से करा दी थी। मैंने भी पिताजी की ये बात मान ली और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे इस बात का आज तक पछतावा हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि चंदा ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मुझे सच में बेहद दुख हुआ। सही कह रहे हो पुत्र, ये सब मेरी गलती थी। लगता है इसलिए आज मैं भगवान सजा दे रहा है। पर आपसे एक विनती है, आप मेरे किए की सजा मेरे पुत्र को मत दीजिए। ये मेरी गलती थी। मैंने ही जबरदस्ती इसकी शादी किसी और लड़की से करा दी थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे क्षमा कर दे। आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। जब जमींदार ये कहता है तब पीछे से चंदा उस घर में आ जाती है और कहती है, तो आप ये मानते हैं कि पिता के किए हुए कर्मों की सजा पुत्री या पुत्री को नहीं मिलनी चाहिए? ये क्या चंदा, तुम तो जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने आई हूँ। मेरी गलतियों का एहसास? ये तो क्या कह रही हो चंदा? हाँ शुभम, एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्यार करके किसी और से विवाह कर लिया और अब तुमने उसे भी छोड़ दिया। तुमने मेरे साथ साथ उसका भी जीवन बर्बाद कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस गांव में कभी आना ही नहीं चाहती थी क्योंकि यहाँ तुम रहते हो। पर जब मुझे मजबूरन यहाँ किसी काम से आना पड़ा तो मुझे रास्ते में ही एक मछुआरा मिला। आज तो मजा ही आ गया। आज मेरी मछलियाँ सारी बिक गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पैसों की कभी चिंता नहीं होगी। हाँ, माधव खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था कि उसे रास्ते में ही एक स्त्री दिखाई मिलती है जो बहुत ही परेशान लग रही थी। अरे ये क्या, इस जंगल में अकेली ऐसी क्यों खड़ी है? मुझे तो लगता है कि ये किसी परेशानी में फंसी हुई है। मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या बात है बेटी, तुम इस जंगल में ऐसी अकेली यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आई थी और मैं जिस बैलगाड़ी से जा रही थी अचानक से ही उसके बैल की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वो यहाँ से चला गया और यहाँ पर तो और बैलगाड़ी भी नहीं है जो मेरे गांव तक जाती हो। सभी बोल रहे हैं कि कल जाएंगे, यानी कि मुझे एक दिन यहीं रुकना पड़ेगा। पर मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। मैं यहाँ कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात। अगर ऐसी बात है तो समझो कि तुम्हारी परेशानी हल हो चुकी है, क्योंकि मैं हूं ना। तुम चाहो तो एक दिन के लिए मेरे घर पर रह सकती हो। मेरा घर छोटा भले ही है लेकिन काम चल जाएगा। हाँ। अरे नहीं नहीं काका, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। अरे अरे, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मैं एक ऐसे ही किसी को परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। तुम मेरी पुत्री जैसी हो। तुम्हारी उम्र मेरी पुत्री की जितनी ही है। भला मैं अपनी पुत्री को ऐसे परेशान कैसे देख सकता हूँ? इसलिए चलो मेरे साथ। एक दिन ही की तो बात है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं।
इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माधव चंदा को अपने घर ले जाता है। इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है लक्ष्मी और ये मेरी पुत्री है, इसका नाम कल्याणी है। हाँ, क्या यहाँ और कोई नहीं है? कल्याणी, तुम्हारा तो विवाह हो चुका है, तुमने सिंदूर लगाया हुआ है, तो क्या तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं आए? असल में ऐसी बात है कि कल्याणी के पति ने उसे छोड़ दिया है। उसे छोड़ दिया है? मैं कुछ समझी नहीं, उसने भला इसे क्यों छोड़ा है? इसके बाद माधव चंदा को सारी बात विस्तार में बता देता है। ये सब मेरी गलती थी, काश मैंने अपने मित्र की बात ना मानी होती। मेरी पुत्री ने मुझे मना भी किया था, पर मैंने नहीं सुना, जिस वजह से मेरे किए कर्मों की सजा मेरी पुत्री को मिल रहा है। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, तो अब बात समझ में आई कि शुभम ने मुझसे शादी न करके किसी और से विवाह क्यों किया, और विवाह करके उसने इसे भी छोड़ दिया। वो सच में एक बहुत बड़ा मूर्ख ही है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? तो इसका मतलब है कि शुभम तुम्हारे साथ विवाह करने जा रहा था। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से वो तुमसे शादी ना करके मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, और देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं काका, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हालांकि आपने जो किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, लेकिन इसमें गलती शुभम की ही है। अगर वो साधु सच भी कह रहा होता तो फिर भी क्या वो राजयोग के लिए अपने प्रेम को त्यागने के लिए तैयार था? इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है, और लगता है कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। आप चिंता मत कीजिएगा काका, मैं आपकी पुत्री को न्याय दिलाकर ही रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। पर भला तुम इसे न्याय कैसे दिलाओगी बेटी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर मैंने ये योजना बनाई ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। तुमने जो भी किया बहुत ही गलत किया शुभम। तो मैं भला और क्या करता चंदा, तुम ही बताओ। उसने हमें धोखा दिया, उनके पिता और उनके पिता के मित्र के कारण ही मेरी शादी तुमसे नहीं हो पाई। धोखा तो तुमने भी मुझे दिया और शादी नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं थी बल्कि तुम्हारी गलती थी। तुमने अपने पिता की बात को माना। तुम्हारे पिता भी लालच में आकर उस साधु की बात को माने, और जैसे तुम्हारे पिता की वजह से तुमने जबरदस्ती उससे विवाह किया, वैसे ही उसके भी पिता की वजह से ही वो ना चाहते हुए भी वो तुमसे कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप तुमसे शादी कर ली। और तुमने क्या किया? तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे भी घर से निकाल दिया और उसे अपने पुत्र से इतने वर्षों तक दूर रखा। ये आप क्या कह रही हैं? तो आप कहना चाहती हैं कि मेरी माँ अभी तक जिंदा है, पर मेरे पिता ने तो कहा था कि मेरी माँ मुझे जन्म देने ही मर चुकी थी। तो क्या ये सब झूठ था? हाँ, कि पूरी तरह से झूठ है। तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं बताती हूँ पूरा सच। इसके बाद चंदा ने अनुज को सारी बातें बताई। पिताजी, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपकी वजह से मेरी माँ को क्यों सजा मिल रही है? इसमें नाना जी की गलती थी, आप दोनों को धोखा उन्होंने दिया। दादाजी की गलती थी, वो लालच में आए। आपकी भी गलती थी पिताजी कि आपने कुछ नहीं किया। इसमें बेचारी मेरी माँ को क्यों निकाला? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने गरीब पिता की मजबूरी की समझती थी और इसलिए चुप रही, या इसलिए कि उन्होंने आप जैसे लालची और फायदा देखने वाले लोगों के साथ संबंध बनाया। अनुज की ये सारी बातें सुनकर अब वो दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। तुम सही कह रहे हो पुत्र, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था, और मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुमसे इतने वर्षों तक दूर रही। मुझे माफ कर दो पुत्र, मुझे माफ कर दो। अगर आप दोनों को अपनी गलती का सच में एहसास है तो जाइए और जाकर कल्याणी से माफी मांगिए और उसे वापस लेकर आइए। और हाँ, इस घर की चिंता मत कीजिए, ये कागज नकली हैं, ये जायदाद के कागज नहीं हैं। हमने बस आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ये सब किया है, और इसमें हमारा साथ काजल ने दिया। हाँ अनुज, मैं तो तुमसे सच में प्यार करती हूँ, और मैं तो इनको जानती भी नहीं। वो तो ये दोनों मेरे पास आए थे, और जब इन्होंने मुझे कहा तो मुझे भी ये करना सही लगा, इसलिए मैं भी इनके नाटक में शामिल हो गई।
तुमने बिल्कुल सही किया काजल। अब चलो चलते हैं, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये क्या जी, आप और यहाँ? हाँ, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर देना कल्याणी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने किए का कैसे पछतावा करूं। मेरी वजह से तुम अपने पुत्र से इतने वर्षों तक दूर रही और तुम्हारा जीवन मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी, वैसे भी ये सब तो मेरे पिता की वजह से हुआ था, इसमें आपकी भला क्या गलती? तुम सच में बहुत दयालु हो और समझदार। मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे विवाह किया और हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ये देखो, मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। ये हमारा पुत्र है, अनुज। अनुज, ये है तुम्हारी माँ। अनुज को देखकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों उसके बाद ढेर सारी बातें करते हैं और कल्याणी को शुभम अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अनुज की भी शादी कुछ ही दिनों में कर दी जाती है और सब खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। धनीपुर गांव में शुभम नाम का एक नेक और मेहनती लड़का रहता था। उसके घर में केवल उसकी माँ सुजाता ही थी। फिर एक दिन, माँ, आज तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, अपने गांव में तो नहीं बिकेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज पड़ोसी गांव जाकर अपना सारा कपड़ा बेच दूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ मेहनत तो तू करता ही है, भगवान तुझ जैसे ही बेटे सबको दे। तू कभी गलत फैसला नहीं करेगा। अगर तू चाह रहा है तो ठीक है, जाकर बेच दे। फिर शुभम अपना कपड़ा लेकर घर से निकलता है और उस पड़ोसी गांव में जाकर सारे कपड़े बेच देता है। दिन भर की मेहनत के बाद वो थका हारा शाम को अपने गांव लौट रहा होता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति एक लड़की को बुरी तरह मार रहा होता है। अरे ये कौन है? इतनी बेरहमी से इस बेचारी लड़की को क्यों मार रहा है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। इतना कहकर शुभम उसके पास जाता है और कहता है, अरे बाबा, आप इसे क्यों मार रहे हैं? ये इंसान है, इसके साथ ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? ये मेरी पत्नी के भतीजा है। मेरी पत्नी तो मर गई, इसका भी दुनिया में कोई नहीं। ये मेरे गले पड़ गई है। मैंने इसे सेठ के यहाँ काम पे भेजा था, वहाँ से भी भाग आई है। हाँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। अरे चुप हो जा तू, तेरी जुबान बहुत कैंची की तरह चलती है। अब तुझे मैं गुलाम वाले बाजार में बेच दूंगा तो तू पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते करते जिएगी। फिर देखना तेरी जुबान मुझसे लगाने में तुमको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। अरे मैं इसे क्यों छोड़ूं? बेचने से मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वैसे भी इस गांव में गुलाम बहुत बिकते हैं। जमींदार और सेठ सब लोग गुलाम रखते हैं, तो इसे फोकट में नहीं देने वाला हूँ मैं। हाँ। मैं फोकट में नहीं मांग रहा, ये लीजिए, मैं आपको पूरे 20 रुपए दे रहा हूँ। अब इसे छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ला पैसे, ले जा इसे। वैसे भी मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, तू दे या कोई सेठ दे। हाँ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति 20 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस जल्लाद से बचा लिया, नहीं तो ये पता नहीं मुझे हैवानों की तरह किसी के हाथों में बेच देता। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस सिर्फ एक इंसान हूँ। जंगल बहुत घना है और देखो कुछ ही देर में शाम होने वाली है, तो मेरे साथ गांव की तरफ चलो। फिर शुभम रेखा को लेकर गांव की तरफ चला जाता है। देखा मैंने तुम्हें उस आदमी से कैसे आजाद कर दिया। अब तुम पूरी तरह आजाद हो। मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है,
पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गुलाम बनकर मेरे पीछे पीछे आओ। अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, तुम किसी की गुलाम नहीं हो, समझी? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? कहीं गई तो कोई पकड़कर फिर मुझे अपना गुलाम बना लेगा। इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने घर रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा खाना पीना जो भी होगा सब कर दूंगी। मुझे यूं अकेला मत छोड़ो रास्ते में। अच्छा ठीक है, रात भी हो गई है तो चलो मेरे साथ। फिर शुभम रेखा को लेकर अपने घर आता है। अरे शुभम बेटा, ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ इतनी रात को घर आई है? माँ, जब मैं पड़ोसी गांव से कपड़े बेचकर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे ये बेचारी मिली। इसे एक बूढ़ा व्यक्ति मार कर गुलाम बाजार में बेचना चाहता था। मैंने इसे खरीद कर यहाँ से ले आया और इसका इस दुनिया में कोई नहीं, इस वजह से ये हमारे यहाँ ही रहना चाहती है माँ। हाँ हाँ, लड़की जात है, इतनी रात को कहाँ जाएगी और इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारा रहने खाने का और कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे घर में रखने से मना ना कर दे। अगर तुम ठीक से रहोगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और शुभम और रेखा में गहरी दोस्ती हो जाती है। रेखा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है और ऐसे ही हमारा साथ बना रहेगा। समय बीतता है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ? मैं तो शुभम से सच में बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो गाय के पास जाकर बैठ जाती है तो वो उससे कहती है, माँ, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती, लेकिन तुमसे तो कह ही सकती हूँ। मैं शुभम से बहुत प्यार करने लगी हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर क्या करूँ? कोई हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा और ना ही हमारे प्यार को कोई समझेगा। गाय धीरे से मुंह हिलाती है। यानी माँ, तुम भी हमारे रिश्ते को मानती हो? चलो ठीक है, कम से कम तुम तो मुझे समझती हो। कुछ समय और बीतता है। एक दिन रेखा शुभम से कहती है, शुभम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ रेखा, मैं भी कई दिनों से तुमसे यही कहना चाहता था, पर डर था कि कहीं तुम मुझ पर एहसान मानकर हाँ ना कह दो, इसलिए मैं चुप रहा। पर सच्चाई ये है कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। हाँ नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ और तुमको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो चलो हम माँ से अपनी शादी की बात करते हैं। दोनों सुजाता के पास जाते हैं। अरे आज क्या हो गया, तुम दोनों एक साथ आए हो? बताओ क्या बात है? माँ, मैं रेखा से प्रेम करने लगा हूँ और मैं रेखा से ही शादी करना चाहता हूँ माँ। हाँ माँ जी, मैं भी शुभम से सच्चा प्रेम करने लगी हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते हो। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? आप तो रेखा को कई महीनों से जानती हो, फिर हमारे रिश्ते को क्यों मना कर रही हो? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते। मैं इस बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं कर सकती हूँ जिसके ना तो माँ बाप का पता हो और ना ही खानदान का। अब बस जाओ यहाँ से। 2-3 दिन निकल जाते हैं। रेखा परेशान रहने लगती है। वो फिर गाय के पास जाकर बैठती है। माँ,
अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी ने साफ मना कर दिया हमारी शादी के लिए। अब पता नहीं आगे क्या होगा। तभी सुजाता वहाँ आती है। अरे रेखा, क्या कर रही है? दिन भर इस गाय के पास बैठी रहती है। चल, कुछ कपड़े हैं उन्हें तालाब से धोकर ला, और कपड़े धोने के बाद घर का झाड़ू बर्तन भी करना है। मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। जी माँ जी, मैं सारे काम कर दूंगी। रेखा कपड़े लेकर तालाब की ओर जाती है। उसी समय शिकार पर निकले राजकुमार जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी राजकुमार रेखा को देख लेता है। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर ये मेरी रानी बन जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसकी आंखें, इसके कोमलता देखकर तो मुझे पहली नजर में ही प्रेम हो गया है। वो इसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर रेखा कपड़े धोकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये कौन थी? मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं। राजकुमार थोड़ी दूर जाता है। तभी एक गांव वाला रघु मिलता है। अरे रेखा, तू यहाँ क्या कर रही है? सुजाता तुझे कब से ढूंढ रही है यहाँ। जी काका, मैं अभी जाती हूँ। अरे तुम इस लड़की को जानते हो? कौन है ये? अरे आप तो राजकुमार है, पर इस लड़की के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मुझे इस लड़की से प्रेम हो गया है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसकी सारी जानकारी चाहिए। इसका नाम रेखा है, लेकिन ये आपसे विवाह कभी नहीं कर सकती राजकुमार। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और राजकुमार होने वाला सम्राट होता है। मेरा दिल जिस पर आ गया है वो मेरी पत्नी बनकर ही रहेगी। हाँ राजकुमार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो लड़की शुभम के घर में रहती है लगभग 4-5 महीने से, और उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। यानी कि शुभम नाम का लड़का जो है वो रेखा से प्यार करता है, तभी तो इसे अपने घर में रखा है। और ये रेखा उसके घर के सारे काम भी करती है। हाँ। तो क्या इन दोनों का विवाह हो चुका है? नहीं नहीं, विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन सुना है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, और उनकी माँ को ये बात मंजूर नहीं, इसी वजह से दोनों विवाह नहीं कर पा रहे हैं। हाँ फिर तो तय है, उससे विवाह तो मैं ही करूँगा। हाँ इतना कहकर राजकुमार राजमहल लौट जाते हैं। क्या हुआ राजकुमार, आप इतने परेशान क्यों हैं? पिताजी, मैं एक लड़की है, उसे मैं सच्चा प्यार करने लगा हूँ और उससे ही विवाह करना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है राजकुमार। तुम्हें जो लड़की पसंद है तुम उससे मेरी अनुमति से विवाह कर सकते हो। मैं हाँ कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे इकलौते राजकुमार हो। तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मैं भी तुम्हारी माँ से उसी तरह प्रेम करता था जैसे तुम कर रहे हो। हाँ ठीक है पिताजी, मैं कुछ ही दिनों में उस लड़की से विवाह कर लूंगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे राजकुमार, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। हाँ सैनिकों, तुम लोग अभी इसी वक्त गांव में जाओ। वहां पर एक लड़की है, उसका नाम रेखा है और वो शुभम के घर में रहती है। तुम उसे लेकर आओ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। जी राजकुमार, हम लोग अभी जाते हैं। सैनिक राजमहल से निकल पड़ते हैं और शुभम के घर पहुंचते हैं। घर में कोई है? बाहर आओ। शुभम और सुजाता घर के बाहर आते हैं। क्या हुआ सैनिक जी, आप मेरे घर पर कोई विशेष कार्य करने आए हैं क्या? रेखा नाम की लड़की कौन है? उसे राजकुमार ने राजमहल बुलाया है। मैंने तो कुछ नहीं किया है, फिर वो मुझे राजमहल क्यों बुलाना चाहते हैं?
नहीं, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। ये राजकुमार का हुक्म है, इसका उल्लंघन करने में मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी। सैनिक तलवार निकालता है। अगर तुम राजमहल नहीं चली तो इसके सर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा। हाँ, नहीं, ऐसा मत करिए। मेरे बेटे को कुछ मत करिए। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। इनको कुछ मत करना। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं, पर तुम राजमहल नहीं जाओगी। ठीक है, तो तू भी मेरे साथ चलेगा। चल। फिर सैनिक शुभम और रेखा को लेकर राजमहल आ जाता है। ये रहा राजकुमार, शुभम और ये लड़की। तो तुम रेखा हो। तुम्हें जब मैं तालाब में कपड़े धोते देखा था तभी तुमसे प्रेम हो गया था, और जब मुझे पता चला कि तुम शुभम नाम के लड़के से प्रेम करती हो, इसलिए अब मैं तुमसे जल्द ही जल्द विवाह करना चाहता हूँ। ये कैसी जबरदस्ती है राजकुमार। माना आप इस राज्य के राजकुमार हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे जबरदस्ती विवाह करें। मैं शुभम जी से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। राजकुमार, आप इसे छू भी नहीं सकते। मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ और हम दोनों जल्दी ही शादी करेंगे, इसलिए आप ऐसा मत करें। सैनिकों, शुभम को काल कोठरी में बंद कर दो। इस रेखा को तो वहीं बंद कर दो। जब तक हमारे विवाह का समय ना आए तब तक ये लड़की वहीं रहेगी, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं शुभम का सर धड़ से अलग कर दूंगा। चाहे मेरे साथ जो कर ले राजकुमार, मैं कभी विवाह होने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि ये लड़की आखिर मुझसे विवाह कैसे नहीं करेगी। खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हाँ, अरे ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। बेचारी सुजाता अपने जवान बेटे को भी खो देगी। पहले ही उसका पति नहीं है। मुझे जाकर ये बात उसको बतानी चाहिए। हाँ, सुजाता बहन, तुम यहाँ बैठ कर रो रही हो। वहाँ राजकुमार तुम्हारे बेटे को मारने की तैयारी कर रहा है। अगर रेखा ने राजकुमार से विवाह करने से मना कर दिया तो वो तुम्हारे बेटे का सर धड़ से अलग कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सुजाता फूट फूट कर रोती है और अपनी गाय के पास चली जाती है। गौरी, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा, उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा गौरी। गौरी की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजमहल में भव्य विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। सैनिकों, विवाह की सारी तैयारी हो गई है। जल्दी से रेखा को तैयार करके मंडप पर ले आओ। जी राजकुमार, मैंने पहले ही दासी से कहकर उनको महारानी की तरह तैयार करने को कहा है। वो किसी भी वक्त यहाँ लेकर आ सकती है राजकुमार। मेरी होने वाली रानी कितनी सुंदर लग रही है। अब तुम सिर्फ मेरा अधिकार होगा और किसी का नहीं। माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम भले ही गाय हो, पर इन 4 महीनों में हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया। आज मुझे ना चाहकर भी राजकुमार से विवाह करना पड़ रहा है। रेखा मन ही मन रोने लगती है। कुछ समय बाद रेखा और राजकुमार का विवाह हो जाता है। जैसे ही रात होती है, अचानक महारानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया? इतनी शुभ घड़ी पर मेरी रानी बेहोश होकर क्यों गिर गई? सैनिकों, जल्दी आओ, वैद्य जी को लेकर आओ। और कुछ ही देर में वैद्य आकर जांच करने के बाद कहता है, महाराज, रानी तो मूर्छित हो गई है। इन्हें ठीक करने का अब एक ही उपाय है।
जल्दी बताओ वैद, मेरी रानी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जल्दी बताओ। महाराज, एक गाय है जो 100 साल पुरानी है, अगर उसका दूध लाकर रानी को पिलाया जाए तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी, क्योंकि रानी की बीमारी उसी गाय के दूध से ही ठीक होगी। हाँ। अरे वैद, तुम ठीक तो हो ना? गाय इतनी लंबी उम्र कहाँ होती है, वो तो 40-50 साल तक ही जीती है। हाँ पिताजी, मैंने देखा था कुछ दिन पहले हमारे महल में भारी 100 साल पुरानी गाय घूम रही थी। उसके शरीर में कुछ अजीब तरह का चमक था, शायद वही गाय है। हाँ महाराज, वो गाय भी आपके राज्य में ही है, आप बस उसे ढूंढकर उसका दूध ही रानी को पिला सकते हैं। हाँ पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं उस गाय को ढूंढकर दूध लेकर आऊंगा और अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है पुत्र, जल्दी से उसे लेकर आओ, और अपनी रानी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और इसे मैं खो नहीं सकता। जाओ पुत्र जाओ। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं अभी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी माँ को। हाँ। इतना कहकर राजकुमार अपने सैनिक के साथ घने जंगल में निकल पड़ता है। कई दिन बाद उसे वो 100 साल पुरानी गाय दिखाई देती है। अच्छा, तो यही होगी। ये देखो कितनी बूढ़ी है, लेकिन फिर भी कितनी शक्तिशाली लग रही है। बस मुझे इसे किसी तरह राजमहल ले जाना है। राजकुमार तीर चलाता है, लेकिन वो गाय को लगता है। तभी एक रोशनी फैलती है और राजकुमार एक गाय के रूप में बदल जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार तो एक गाय बन गया। जल्दी जल्दी हमें ये खबर महाराज को देना होगा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हे भगवान। सभी सैनिक डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। तुम लोग अकेले क्यों आए हो? राजकुमार कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? महाराज, राजकुमार एक गाय के रूप में बदल गए हैं। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, एक रहस्यमय गाय थी। जब हम उसको पकड़ने जा रहे थे तो राजकुमार ने गुस्से में तीर चलाया। उस गाय को तीर लगते ही राजकुमार खुद गाय के रूप में बदल गए। महाराज, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब मैं अपने राजकुमार को आजाद कैसे करूंगा? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? हे भगवान। तभी ये बात रेखा सुन लेती है। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, वो मेरे पति है। लेकिन शुभम, शुभम अब कैद में है, मुझे जाकर पहले उनसे मिलना चाहिए। रेखा काल कोठरी की तरफ जाती है। वहाँ शुभम बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। शुभम, शुभम जल्दी उठो, होश में आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो रेखा? और ये तुम्हारे मांग में सिंदूर? मुझे माफ कर दो शुभम, मुझे ना चाहकर भी राजकुमार से शादी करनी पड़ी। अगर मैं शादी नहीं करती तो वो तुम्हें जान से मार देता। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, राजकुमार खुद गाय के रूप में बदल गया है। उसने कोई रहस्यमय गाय पर तीर चलाया और खुद गाय में बदल गया। यही सही वक्त है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, मैं भाग नहीं सकता हूँ। आखिर राजकुमार ने कैसा व्यवहार किया, लेकिन वो अभी भी बहुत मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो? हाँ, इंसानियत का यही फर्ज है, चाहे उसने मेरे साथ कितना भी अन्याय किया हो। पर अब वो तुम्हारा पति है और तुम इस राज्य की रानी हो। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उस दिन मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हाँ। इतना कहकर शुभम घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये घास खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय शुभम वहां पहुंचता है। पास की रहस्यमय गाय खड़ी होती है। सुनो, राजकुमार को माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे घर की हिस्सा हो और मेरे साथ गलत होते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें सब किया।
अब बस राजकुमार को माफ कर दो। गाय की आंख से आंसू गिरते हैं और तेज रोशनी फैलती है। तभी राजकुमार फिर से असली रूप में आ जाता है। मैं फिर सच में राजकुमार बन गया। सुबह तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने इस रहस्यमय गाय से प्रार्थना नहीं की होती तो शायद मैं फिर से गाय के रूप में भटकता रहता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये। आप भले ही हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन इंसानियत होने के नाते ये मेरा फर्ज था। अब आप पूरी तरह आजाद हैं, चिंता की कोई बात नहीं। नहीं, मुझे अभी इस गाय की दूध चाहिए, लेकिन वो मुझे छूने नहीं देगी। तुम किसी तरह इसका दूध लेकर मेरी मदद करो। नहीं, इस गाय का दूध सिर्फ रेखा ही निकाल सकती है। जब से वो हमारे घर आई है हमने इसका दूध नहीं निकाला। ठीक है, तुम इसे लेकर राजमहल चलो। राजकुमार और शुभम गाय को लेकर राजमहल आते हैं। माँ, तुम यहाँ, मैं रोज तुम्हें याद करती थी। तुम भी मेरे बिना परेशान हो रही होगी ना? गाय की आंखों में फिर से आंसू गिरते हैं। रो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती की। मैंने तुमसे विवाह किया, लेकिन तुम सिर्फ शुभम की अमानत हो। तुम्हारा और शुभम का सच्चा प्यार और नेक है। यही रहस्यमय गाय का प्रमाण दे रही है। इसलिए आज से तुम दोनों अपने प्यार से स्वतंत्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने हमारे प्यार को समझा। अब बस मुझ पर इतना एहसान कर दो। रेखा, तुम अपनी माँ का थोड़ा सा दूध लेकर मेरी माँ को दे दो ताकि वो ठीक हो जाए। हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, ये मेरी ही माँ है। रेखा दूध निकालकर राजकुमार को देती है। राजकुमार दूध तुरंत महारानी को पिला देता है। महारानी कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। गाय का दूध, मेरी रानी ठीक हो गई। ये गाय कोई साधारण नहीं। इसका रहस्य क्या है? महाराज, ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी सुजाता वहां आ जाती है। महाराज, ये गाय हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से कम 400 साल से ऊपर से रहती है। ये हमेशा हमारी रक्षा करती है। सच में ये अद्भुत है। इसे अपने पास रखो। खाने पीने का खर्च मैं करूंगा। इसने मेरी पत्नी की जान बचाई है। शुभम रेखा को लेकर घर लौटता है। मुझे माफ कर दो रेखा बिटिया, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, लेकिन इस गौरी की वजह से तुम दोनों फिर से एक हो गए। अब तो मैं हाँ करती हूँ, तुम दोनों शादी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब हम जल्दी से शादी करेंगे। हाँ, मैं भी अपनी माँ और आप दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ और आप सबके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ये कहानी है रहस्यमयी बरगद का पेड़ और रानी की तकदीर। सीलमपुर नामक राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही दयालु था और गांव के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन महल में एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ रोते हुए आया। मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पहले आप रोना धोना बंद कीजिए, फिर आपकी परेशानी बताइए। महाराज, कल को मेरी बेटी का विवाह था और आज लड़के के बाप ने कह दिया कि उसको किसी और की लड़की पसंद आ गई है, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ एक घर और 5 बीघा जमीन दे रहा है और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। इसलिए उसने हमसे पूछे बिना अपने पुत्र का विवाह कहीं और तय कर दिया। अब आप ही इंसाफ कीजिए, मैं गांव वालों को क्या जवाब दूं? सारे गांव वाले ने तो यही मानना है, जिस लड़की का विवाह एक दिन पहले टूट गया हो उस लड़की में ही कोई खोट होगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बेटी से उसने विवाह करने से इनकार कर दिया तो इसमें आपकी भलाई है। हो सकता है वो विवाह के बाद आपकी बेटी को घर से निकाल देता। अब तो वो कुंवारी है, कोई भी उससे विवाह कर लेगा। पर कल को अगर विवाह हो गया होता तो आप क्या करते? मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मुझसे बस गांव वालों को जवाब नहीं दिया जा रहा। आप ही कुछ कीजिए महाराज, आप ही कुछ कीजिए। सैनिकों, हमारे सेनापति बलराम को बुलाओ।
कुछ ही देर में बलराम वहां आ गया। जी महाराज, बोलिए महाराज। सेनापति, हमने तुम्हारे लिए एक युवती चुनी है। कल तुम उस कन्या से विवाह करोगे। अपने माता पिता से पूछकर हमें जवाब दे देना। महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरी माँ भी आप और पिता भी आप। आपने मुझे धूल से उठाकर सेनापति बनाया था और आज मेरे विवाह के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? देखो बेटा, विवाह बहुत बड़ा बंधन है। एक बार बंध जाए तो निकलना संभव नहीं होता। महाराज, अपनी जान देकर भी अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा मैं। रमेश, तुमको सेनापति से अपनी बेटी का विवाह करने में कोई परेशानी तो नहीं? महाराज, मेरी बेटी का विवाह एक सेनापति से होगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। हम कच्चे घर में रहने वाले इंसान इतने बड़े ख्वाब देख भी नहीं सकते। महाराज, आप सच में महान हो। आपने मेरी बेटी को लोगों के ताने से बचा लिया। महाराज, आप धन्य हो। महाराज, आप धन्य हो। अच्छा ठीक है, एक बार अपनी बेटी से पूछ लो। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझ जैसी आम लड़की की भी शादी हो सकती है, वो भी महल के सेनापति से। रमेश, अब तुम अपनी पुत्री को लेकर घर जाओ और कल के विवाह की तैयारी करो। वो दोनों चले गए। तभी एक दासी वहां आई। महाराज, खुशखबरी है, महारानी गर्भवती है। सच में? ये तो कमाल हो गया। देखा मंत्री जी, आज ही हमने गांव के एक इंसान का भला किया और आज ही ऊपर वाले ने हमको इतनी बड़ी खुशी दे दी। हम अभी महारानी से मिलकर आते हैं। राजा महारानी से मिलने चले गए और मंत्री दासी से बोला, देखा तूने कैसे महल के सेनापति का विवाह एक गरीब की बेटी से तय कर दिया महाराज ने। ऐसा ही चलता रहा तो ये महल गरीबों से एक दिन खचाखच भर जाएगा और महल की दीवारें भी खोखली हो जाएगी। हाँ देखा मैंने, अब तो राजमहल का वारिस भी आने वाला है। अब तो राजा और भी महल का धन पानी की तरह लुटाएंगे। अरे मेरे पास एक उपाय है, अगर तू मेरा साथ दे तो। हाँ बताना। मंत्री ने दासी के कान में कुछ कहा और दासी खुश हो गई। थोड़ी देर में दासी रानी के पास आई। महारानी, आप तो अब माँ बनने वाली हो। क्या आपने कोई पूजा बोली है बच्चे के लिए? अरे, हम इतने खुश थे कि हमको याद ही नहीं रहा। कोई पूजा भी बोलनी पड़ती है। मैं क्या बोल रही थी, इस जंगल में ना एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के सामने झुककर उसकी टहनियों को पकड़कर जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। और इस गांव की जो भी औरत गर्भवती हो वो उस पेड़ से ही मन्नत मांगती है और ऐसे बच्चा और बच्चों के पिता की उम्र बढ़ती है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज ही हम महाराज के साथ वहाँ जाएंगे। नहीं महारानी, आप बच्चे के साथ साथ महाराज के लिए भी मन्नत मांगने और जिसके लिए मन्नत मांगी जाए उसको बताया नहीं जाता, तब ये मन्नत रंग लाती है। पर अभी 1 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ है। हम यहाँ के मार्ग से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। हमें क्या पता कौन सा रास्ता किधर जाता है। उसकी चिंता आप ना करो, वो सारा इंतजाम मैं देख लूंगी। अकेले जाने में डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। क्या हम अपने भोले को साथ ले जा सकते हैं? हाँ, कुत्ते को तो ले जाओ, उससे आपका भी मन लग जाएगा। कुछ ही देर में महारानी अपने कुत्ते के साथ जंगल में उस बरगद में पेड़ के पास पहुंच गई। महारानी, ये बहुत ही विचित्र जंगल है। ऐसा लग रहा है सालों से कोई आया ना हो। एक अजीब सा सन्नाटा है महारानी। पूजा वाली जगह सुनसान ही होती है। रानी ने हाथ उठाकर बरगद के पेड़ की टहनियों को छुआ और पूजा करने लगी। तभी अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। कुत्ता और रानी डर जाते हैं। पेड़ के अंदर से आवाज आती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी शाखाओं को छूकर तुमको स्पर्श नहीं करना चाहिए था। अब तुम में से एक ही इस जगह दफन हो जाएगा, सूरज के छिपते ही। ये सुनकर रानी और कुत्ता डर गए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस आपसे मन्नत मांगने आए थे। पेड़ देव, आप हमसे नाराज क्यों हो गए?
मन्नत मांगने के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हाथ उठाकर टहनियाँ नहीं छू जाती। हाँ, पर पेड़ देव, मुझे तो मेरी दासी ने ऐसे ही बताया था। अब तुम मरोगी। महारानी, आप यहाँ से भाग जाइए, पेड़ देव नाराज हो गए हैं। महारानी, नहीं नहीं, मैं तुमको इतने खतरे में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। महारानी, मेरे भाग्य में मौत लिखी है। आपके कोख में इस राज्य का वारिस बन रहा है। आप अपनी नहीं तो इसकी रक्षा के लिए यहाँ से चली जाइए। महारानी, अगर मैं तुम्हारे बिना गई तो ये इंसानियत के नाम पे धब्बा होगा, और मैं राज परिवार के नाम पे धब्बा नहीं लगने दे सकती। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है। हे माता रानी, ये क्या, इस बरगद के पेड़ के पास महारानी, ये तो बहुत ही बड़ा संकट है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? कैसा संकट? मैं तो यहाँ अपने बच्चे और महाराज के लिए मन्नत मांगने। ये कोई मन्नत का पेड़ नहीं है, ये पेड़ तो अपशगुनी है। जो भी इसके आसपास आता है वो बर्बाद हो जाता है, उसकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है। क्या तुमको महाराज ने इस पेड़ के बारे में नहीं बताया? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। आज के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आज सूरज छुपते ही एक अनहोनी होगी, जिससे आप अपना सब कुछ खो दोगे। ओ बुढ़िया, हम पहले ही इस जंगल में घिर चुके हैं, और इस जंगल में से हम में से कोई एक ही बाहर जा सकता है, या तो रानी या तो मैं, और तुम होके हमको और डरा रही हो। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। क्या तुमको इस जंगल ने चेतावनी दी है? कहीं तुमने वो तो नहीं कर दिया जो नहीं करना चाहिए था? आप ठीक कह रही हो माँ जी, हमें नहीं पता था इस जंगल के रहस्य के बारे में। हम तो यहाँ अपने बच्चे और राजा की सुरक्षा के लिए मन्नत मांगने आए थे, और यहाँ आकर पता लगा हमको कि किसी ने हमसे झूठ बोला है। इस जंगल में जो बरगद का पेड़ है वो मन्नत पूरी नहीं करता, बल्कि जो भी कोई उसके सामने आकर सर झुकाता है वो बरगद का पेड़ किसी एक की जान की कुर्बानी मांगता है। हाँ, ये ही सच है। पूरा गांव तो सच जानता है, फिर तुमको पता कैसे नहीं लगा? माँ जी, मैं और मेरा भोला कुत्ता 1 वर्ष पहले ही इस राज्य में आए हैं। 1 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ है महाराज से, और मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए हम यहाँ फंस गए। आपके पास कोई रास्ता है क्या? आप तो मुझे इसी गांव की लगती हो, क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? देखो, इन सब में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब जो गलती तुमने की है उसकी सजा पूरा राजमहल झेलेगा। माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप राजमहल चली जाइए, महाराज हमारे लिए मदद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं महल जाती हूँ। इतना बोलकर बुढ़िया महल की ओर चल देती है, और रानी भोला से कहती है, भोला, तुम फिक्र मत करो, महाराज बस आते ही होंगे, तुमको कुछ नहीं होगा। महारानी, मुझे ऐसा लग रहा है सूरज छुपते ही सब खत्म हो जाएगा, और मैं और ज्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। और वैसे भी इस बरगद के पेड़ ने बोल दिया है, शाम होते ही मैं मर जाऊंगा। यदि मैं यहाँ से भागा तो इसी पल मर जाऊंगा। भोला, तुम एक काम करो, तुम पेड़ के पास से हट जाओ, मुझे वहाँ खड़ा होने दो। महारानी, आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपको पीड़ा में नहीं देख सकता। आप जहाँ खड़ी हो वहीं खड़े हो जाइए। मेरे मरने के बाद महाराज को ये नहीं लगेगा ना मैंने आखिरी समय में अपना फर्ज नहीं निभाया। अब महारानी बुरी तरह से रो रही थी। कहने के लिए भोला सिर्फ एक कुत्ता था, पर वो शुरू से
उनके साथ ही रहा करता था, इसलिए महारानी उससे बहुत प्रेम करती थी। उधर बरगद के पेड़ के अंदर से आवाज आई, अब कोई राजा मंत्री तुमको नहीं बचा पाएगा। तुमने बहुत बड़ी भूल की इस पेड़ की शाखाओं को छूकर। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें सच का नहीं पता था और हम तो मन्नत ही मांगने आए थे। आपको हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वर्षों पहले इस पेड़ को जिसने काटने की कोशिश की थी उसने भी मेरी शाखाएं छूती और अंत ऐसा हुआ था, आज तक भी पूरे गांव को याद है। उधर बुढ़िया महल में पहुंच गई थी। महाराज, आपकी पत्नी महारानी ने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर उस बरगद की टहनियों को तोड़ने की कोशिश की है। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार जो गांव में हुआ उसको महारानी भूल कैसे गई? महाराज, इंसाफ कीजिए। पिछली बार जिसने बरगद के पेड़ से गुजरने की कोशिश की थी उसको आपने 2 महीने का कारावास दिया था और यहाँ तो आपकी पत्नी ने ही खुद बरगद के पेड़ की टहनियों को तोड़ने की कोशिश की है। क्या आप अब उनको दंडित नहीं करेंगे? हम क्या अब महारानी को दंडित करेंगे? वो बरगद का पेड़ खुद ही महारानी को मार डालेगा। वो कैसे भूल गई? उसकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। मैं महारानी को कैसे खो सकता हूँ? इस राज्य का राजा अब हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठा रहेगा? अपनी महारानी को किस्मत के हवाले कैसे छोड़ देगा? हाँ, भूल रहे हो महाराज, महारानी के साथ उनका कुत्ता भी है और बरगद का पेड़ सिर्फ एक ही को ही दंड देता है। क्या हमारी महारानी सच में लौट आएगी? हमारा बच्चा इस धरती में जन्म ले पाएगा? सैनिकों, हमारे घोड़े तैयार करो। हम अभी जंगल में खुद से जाएंगे और महारानी को लेकर आएंगे। कुछ ही देर बाद राजा जंगल में खड़े थे। उन्होंने देखा, महारानी, महारानी, आप ठीक तो है ना? आप आ गए महाराज। वो दोनों कुछ और बोलते तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई, महाराज, आपकी पत्नी आपकी संतान को मेरे कदमों में ढेर करने आई थी। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, आपकी पत्नी आपकी औलाद को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। ये आप क्या कह रहे हो? ये झूठ है, ऐसा नहीं है। देखा महाराज, आपने महारानी को क्या समझा और महारानी क्या निकली? अपनी ही पहली संतान को मारना चाहती थी और तब जब वो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। मुझे तो पहले से ही संदेह था इस बुढ़िया पे। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो मान लेते हैं। तो ये क्या बरगद का पेड़ भी झूठ बोल रहा है? इस पेड़ के अंदर तो साक्षात देवता हैं, ये तो सब जानते हैं। ये सुनकर सब चुप हो गए। राजा आंखों में आंसू लेते हुए वहीं बैठ गए जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। महाराज, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आ रहा अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं, पर मैं निर्दोष हूँ। मैं अपने बच्चे की जान क्यों लूंगी महाराज? महारानी, अगर ये बात ये बुढ़िया बोल रही होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब ये आवाज पेड़ देवता की है, इसलिए मैं उसको अनसुना नहीं कर सकता। आप एक बार मेरे दिल की आवाज भी तो सुनिए। अब अगर आपने एक शब्द भी और बोला तो हम आपकी गर्दन शरीर से अलग कर देंगे। हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। हम इसी जंगल में तुमको छोड़कर जा रहे हैं और ये पेड़ आपकी जान ले या ना ले, पर उस जंगल में जंगली जानवर आपकी जान ले ही लेंगे। आज से आप हमारे लिए, इस महल के लिए, राज्य के लिए मर गई हैं। राजा जैसे ही आगे बढ़े तभी भोला ने पेड़ के अंदर अपने तेज पंजे मारे।
जिससे पेड़ के अंदर से एक विचित्र रहस्य बाहर आया। पेड़ के पीछे एक गहरा गड्ढा था जिसके पीछे एक आदमी आराम से बैठ सकता था और उसी पेड़ के पीछे मंत्री बैठा हुआ था। मंत्री को देखकर राजा ने चौंक कर मंत्री से कहा, आप यहाँ? मंत्री निकलकर बाहर आ गया जैसे उसके पास बोलने को कुछ ना हो। देखा महाराज, ये बरगद का पेड़ कोई देवता नहीं, कोई श्राप नहीं। इस पेड़ का तो ये हमारे मंत्री की चाल है ताकि वो आपकी संतान और रानी को मरवा सके आपके हाथों। इसका मतलब ये सब मंत्री ने मुझे मरवाने के लिए किया, पर क्यों? मंत्री जी, अब आप कुछ बोलोगे या सच मैं ही ढूंढूं? हैं, मानना पड़ेगा तुमको, तुम तो बहुत वफादार हो। वैसे तुमको पता कैसे लगा ये पेड़ की आवाज नहीं मेरी आवाज थी? जब तुमने महाराज से बोला कि रानी ने अपनी संतान को त्यागने की कोशिश की, तभी मैं समझ गया था कोई देवता झूठ तो नहीं बोल सकता, जरूर ये किसी की चाल है। और मेरी नजर तुम्हारी दबी दबी सी आवाज पर थी और देखो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। बोला, आज तुमने अपनी बहादुरी से मेरे बच्चे और मेरी महारानी को बचा लिया। बोला, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली। महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पे संदेह किया। हमारी आंखों में तो सालों से ये पट्टी बंधी हुई थी कि बरगद के पेड़ में देवता रहते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। मंत्री जी ने इस काम को करने के लिए जी जान लगाया था। आपको विवश तो करना ही था। हमको भी शक नहीं हुआ कि ये किसी इंसान का काम हो सकता है। और वैसे भी मंत्री जी ने ही दासी को उकसाया होगा हमको यहाँ भेजने के लिए। तभी तो दासी ने हमको यहाँ भेजा, आपकी और हमारे बच्चे की सुरक्षा को लेके हमें यहाँ आने पे मजबूर कर दिया था। सैनिकों, इस मंत्री को पकड़ लो और कल पूरे राज्य के सामने इसको फांसी दी जाएगी। ये बुढ़िया भी शामिल थी मंत्री के साथ महाराज। सैनिकों, बुढ़िया को भी पकड़ लो और जो महल में दासी है उसे भी पकड़ लो। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस मंत्री ने एक सोने का सिक्का दिया था और झूठ बोलने के लिए कहा था। एक सिक्के के बदले आप मुझे कारावास में नहीं डाल सकते। लालच में किया हुआ हर एक गुनाह गुनाह ही होता है और वो माफी करने लायक बिल्कुल नहीं होता। राजा अपनी महारानी और भोला के साथ महल में आ गए और बाकी का जीवन उन्होंने शांति से गुजारा। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जरूर कर लीजिए।